एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। यहाँ पे आज के सेशन में बहुत ही प्यारा सा एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम के रिव्यू पे बेसिस है, एनालिसिस नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, लेकिन उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जाएंगे उसका हम आज जो है वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। होपफुली आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करोगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखोगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी कि अगर मुझे लेंस की शक्ति की एसआई इकाई देखनी पड़ेगी तो अपन क्या आंसर देंगे। जब भी हम लेंस के लिए बात करते हैं तो डायोप्टर करके याद रखिए। डायोप्टर जो है वो लेंस की यूनिट यानी कि लेंस की पावर को या क्षमता को दर्शाता है। तो ऐसा इकाई क्या है यहाँ पे, डायोप्टर। जूल किसके लिए बोला जाता है, जूल वर्क के लिए बोला जाता है, जूल एनर्जी के लिए बोला जाता है। तो जूल हमेशा हम एनर्जी या वर्क के लिए कहते हैं। ठीक है, मीटर कहते हैं, वेवलेंथ जो है वो आपकी मीटर में कैलकुलेट की जाती है। लंबाई कोई भी होगी वो आपकी मीटर में होगी, वेवलेंथ जो है वो मीटर में होती है। वॉट किसके लिए यूज होता है, पावर के लिए। फिजिक्स में इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहे हैं। सिंपल आपसे यूनिट्स पूछी जा रही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी अगर है तो वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये जानने के लिए कि आपने फॉर्मूलेस कितने पढ़े हैं। ठीक है, विद्युत जनरेटर किसके मूल सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो किस पे काम करता है, वो ईएमआई पे काम करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कभी भी क्वेश्चन में आंसर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लिखेंगे या राइट हैंड रूल आंसर नहीं लिखेंगे, आपको ईएमआई लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि ये जो रूल है ना वो आपके फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसी पे हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला जो है वो F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन में आर स्क्वायर। या मैं m1 m2 लिख दूं, लेकिन अपन ने कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है। जबकि अगर अपन स्मॉल जी की बात करते हैं जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये पृथ्वी जब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स या जोर या बल लगाता है और वो चीज पृथ्वी पे आके गिरती है ना, तब उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो F इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू आर स्क्वायर आपको देखना है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो R से ही आप आंसर पूरा कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और R के लिए और mm के लिए केजी पर केजी। ठीक है, पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पर केजी -2 या स्क्वायर कर दे, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, नीचे है तो 2 होगा। ये कैपिटल जी की वैल्यू किसने डिस्कवर की थी, हेनरी कैवेंडिश। याद रखिए, हेनरी कैवेंडिश नाम के व्यक्ति के द्वारा ये कैपिटल जी की वैल्यू निकाली गई थी। और ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है और उनका जो द्रव्यमान है उसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमारी निकाली गई है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के रूप में भी जाना जाता है। राइट, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या रिलेशन है, वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम कर्वेचर और फोकल की दूरी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर ये वक्रता केंद्र है, ये फोकल लेंथ है। यहाँ पे आपसे ये दूरी नहीं पूछी गई है, ये वाली दूरी पूछी गई है। तो टोटल इसको हम क्या कहते हैं, टोटल को हम रेडियस, ये पूरा जो है वो रेडियस है, ये फोकल 1 फोकल 2, यानी कि 1r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, 1r इज इक्वल टू 2f के बीच में हम इसको बोल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 2f सिंपल लिख दे, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। 3f नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 1/2 का कोई यहाँ पे केस नहीं हो सकता, r 1/2 अपॉन f नहीं हो सकता। तो r इज इक्वल टू
2f। तो जितना c है सेंटर से पोल की दूरी है वो पूरी अगर रेडियस है तो फोकल उसका आधा होता है, तो रेडियस बराबर एक फोकल और दो फोकल, या दो फोकल बराबर एक रेडियस। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। ये जो है वो शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर दूरी निकालने के लिए, फोकस दूरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मिरर मैंने बनाया है, अगर अपन इसको यहाँ से पेंट कर रहे हैं तो ये मिरर मेरा कहलाएगा कनकेव दर्पण या फिर अवतल दर्पण के नाम से ये जाना जाता है, कनकेव या अवतल। पृथ्वी से चंद्रमा की ओर दागे गए रॉकेट का पलायन वेग किससे छुटकारा पाने का वेग है? ये डी ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये किसकी, अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड, या 11.2 भी लर्न कर सकते हो आप। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से हम किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी जो हम रॉकेट दागते हैं, सैटेलाइट्स मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, उनका एस्केप वेलोसिटी होता है। उस इतनी तेज हाई स्पीड का मतलब क्या है कि जब आप पृथ्वी से किसी भी चीज को छोड़ रहे हो तो वो एक टेंजेंट बनाए और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है या पृथ्वी जिस फोर्स से खींच रही है ना, उसको वो ओवर पावर कर ले। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, जो आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, द मैमल विच ले एग्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो याद रखने आपको यहाँ पे आंसर, या दो जीव याद रखने आपको, एक्निडा और प्लेटिपस। मैमल जितने भी होते हैं वो अंडा नहीं देते हैं, सारे के सारे मैमल जो है वो बच्चा देते हैं। मैमल्स के कान होते हैं, दे कैन सेंस, दे कैन स्मेल, दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस, यानी कि डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जब हम एक्निडा और प्लेटिपस की बात करें तो ये वो जानवर है जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, दूसरा प्लेटिपस अपने आप में एक अनोखा जानवर है, ये पानी के अंदर रह सकता है। और अभी रिसेंटली इसमें डिस्कवर हुआ है कि प्लेटिपस के पास बहुत सारा जहर होता है। इसमें 16 अलग अलग तरह के वेनॉम्स होते हैं, जहरीला होता है ये प्लेटिपस बहुत ज्यादा। तो इसका पूरा नाम वैसे डक बिल्ड प्लेटिपस होता है, आगे से इसका फेस डक जैसा होता है। तो जितना कहते हैं कि पूरे जैसे हाईएस्ट जो पॉइजनस स्नेक है ना, उससे भी 16 गुना ज्यादा इसमें जहर होता है। प्लेटिपस और एक्निडा दो जानवर याद रखिए जो मैमल होने के बाद भी अंडा ही दे रहे हैं, बच्चे नहीं दे रहे, अपनी प्रजाति से अलग काम कर रहे हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव? एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर हम गाने के अंदर क्या करते हैं कि गाने में आपने सुना ना, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है ना, बास बढ़ाते हैं गाने में। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम उसमें बीट्स पैदा कर रहे हैं, राइट हम उसकी जो साउंड है ना उसको और ज्यादा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक वेव है, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रैवल कर रही है, तो वो अपने पॉइंट से यानी कि मीडियम से, जैसे मैं इसको पार्टिकल मानूं, तो कोई भी पार्टिकल कितनी एनर्जी उसको मिल रही है कि वो अपने पोजीशन से या तो कितना ऊंचा जा रहा है या कितना नीचा जा रहा है। अगर हम उसे ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर जाएगा, कम एनर्जी देंगे तो वो कम नीचे या कम ऊपर जाएगा। इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम कहते हैं कि कितना पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर तक खिंच सकता है, आयाम। तो ये क्या हो गया? अ वेव कैरीज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि पार्टिकल्स ठहरे हुए हैं, है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और मैं बहुत जोर से अगर बोलूंगी तो इन पार्टिकल्स में ऐसे वाइब्रेशंस होंगे, कंपन होंगे। तो जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पे नीचे आएंगे, राइट। अब मैं बहुत धीरे धीरे बोलूं तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये बहुत धीरे धीरे जाएंगे। ये एम्पलीट्यूड होता है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटेंसिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आयाम करके याद रखिए। एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साउंड के ट्रैवलिंग के लिए, ये याद रखिए। और एक वेवलेंथ से दूसरे वेवलेंथ के बीच में जो दूरी, मतलब जो दूरी होती है एक वेव से दूसरे वेव के बीच में, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसकी मैंने यूनिट अभी आपको मीटर बताई थी, ठीक है। एम्पलीट्यूड के लिए हम अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी एक पॉइंट होता है। फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट इज अकरिंग, यानी कि कितनी साइकिल्स जा रही हैं, तेज जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके धीरे जा रही है, वो सब आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। हवा की दिशा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण एनीमोमीटर करके याद रखिए। क्या ये हवा की डायरेक्शन बताता है? नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आएगा सामने, बच्चे फटाफट जो है ना आंसर क्या लिख देंगे? एनीमोमीटर। हवा की गति इतना ही सोचते हैं हम,
ये आंसर हो जाएगा आपका गलत अगर आप एनीमोमीटर लगा रहे हो, जो फर्स्ट इंस्टेंस में आंसर दिखाई देता है। ऐसे ही क्वेश्चन से ना आपको बचना है एग्जाम में। एनीमोमीटर जो है वो हवा की डायरेक्शन नहीं बताता, एनीमोमीटर हवा की गति बताता है। विंड की स्पीड कितनी है ना वो एनीमोमीटर बताता है, लेकिन हवा की डायरेक्शन है लेफ्ट राइट किस तरफ जा रही है वो पवन फलक या फिर विंड वेन बताता है। राइट, अगर अपनी को डायरेक्शन जाननी है तो विंड वेन से पता लगेगी। राइट, किसका घनत्व सबसे अधिक है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किस चीज की है, स्नो की, टेफ्लॉन की, सॉइल की या सैंड की? ऑड वन आउट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाता है। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का टॉपिक है, ठीक है। डेंसिटी के बेसिस में हम एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। टेफ्लॉन जो है वो यहाँ पे आंसर है। टेफ्लॉन जो होता है वो ब्लैक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक कोटिंग कौन सी, जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है ना, नॉन स्टिक आपके जो वेसल्स होता है उसमें यूज करते हैं टेफ्लॉन को, ठीक है। सबसे अधिक गलनांक किस चीज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट पूछा है, लोएस्ट नहीं। विस्मथ, बेरिलियम, कैडमियम और कॉपर। टंगस्टन यहाँ पे है नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो टंगस्टन अपने को यहाँ पे काउंट नहीं करना है। यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो 2970 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे टंगस्टन होता तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे अगर कार्बन होता तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हाईएस्ट की जगह लोएस्ट मुझसे पूछा जाता तो लोएस्ट में मेरे पास होते गैलियम और सीजियम। ये 28 या 25-26 डिग्री के आसपास गैलियम सीजियम मेल्ट कर जाते हैं। ये इतना डिग्री मतलब 25 डिग्री तो हमारा रूम टेम्परेचर भी होता है, और हमारा जो हथेली होती है वो गर्म होती है, 27-28 डिग्री होती है। तो अगर मैं हाथ पे गैलियम या सीजियम रखूंगी तो वो हाथ से ही मेल्ट कर जाएंगे। तो लोएस्ट पॉइंट गैलियम सीजियम, हाईएस्ट पॉइंट मेल्टिंग का जो है वो बेरिलियम, फिर उसके बाद आपका टंगस्टन, और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेरिलियम का। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अपन लिखेंगे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट आधा कर दीजिए, 2950 के आसपास या डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रख दीजिए। बेरिलियम एकदम शाइन करता हुआ है, ऐसा ही लिथियम भी होता है, वो भी शाइन करता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी इसी तरीके के कंपाउंड है, तो ये सिल्वर कलर के अपीयर होते हैं। बेरिलियम थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, पनीर की तरह कट जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस इन द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन अगर करना है तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि कौन सी गैस ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज समझनी होगी अपने को। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के या ह्यूमन मिड ब्रेन के कितने भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग है, तो हमारा जो ब्रेन है वो आइडियली 3 भागों में विभाजित होता है, और उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अगर हम मेजर सेगमेंट्स की बात करते हैं तो मेजर हमारे पास 7 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर ब्रेन का मैंने बोला तो 3 याद रखिए। पहला होता है आपका फोर ब्रेन, माथा है, माथा दर्द कर रहा है, कौन सा माथा दर्द करता है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन दर्द करता है क्या, नहीं, आपका हमेशा फोर ब्रेन करता है दर्द, हिंड ब्रेन इसे कहा जाता है। फोर ब्रेन के वापस 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। डिटेल वीडियो आपके पास आएगा इस चैनल पे। मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता है, और हिंड ब्रेन के 3 भाग फिर से होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरोलाई। डिटेल में आपका वीडियो आएगा ह्यूमन ब्रेन का। अगर आपको ये है कि हमने जल्दी से करा दो, कल ही करा दो, परसों करा दो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा, कल ही परसों वीडियो आ जाएगा। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स। कन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, अगर आपने शीशा लिया और अंदर से पेंट कर दिया तो ये है कन्वेक्स, मिरर ही लिखा हुआ है। तो ये जो शीशा होता है वो हमेशा रेस को फैलाता है, फैलाता है तो मतलब डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट करता है तो हम अपसारी दर्पण इसे कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के कान की सुनवाई की सीमा क्या होती है, तो हम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपको एग्जांपल पता है, जहाँ पे हमको फैली हुई रोशनी लानी है तो हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जैसे रोड पे आपके जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो रोड की लाइट है, वो स्ट्रीट की लाइट है, तो स्ट्रीट की लाइट है तो स्ट्रीट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए डाइवर्जिंग मिरर।
मनुष्य के कान की सुनवाई की सीमा क्या है? 20,000 हर्ट्ज करके याद रखें। तरंग दैर्घ्य की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मैंने अभी पीछे बताया था, वेवलेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, हर्ट्ज हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, डायोप्टर लेंस के लिए, और फैराडे जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr? AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज किया जाता है आपकी फोटोग्राफी में यूज करते हैं यहाँ पे, और पीले रंग का होता है, ठीक है, ब्रोमीन से रिलेटेड याद रखिए। वैसे सिल्वर व्हाइट होती है, ब्रोमीन के मिलते येलो हो जा रही है। न्यूटन के दूसरे लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है? सिंपल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर होती है, ठीक है एम्पियर। एम्पियर और करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम एमीटर के नाम से जानते हैं। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, और वोल्ट जो है वो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर एम्पियर। उस इकाई का क्या नाम है जो श्रृंखला में प्रतिरोध लागू करने पे स्थिर रहती है, यानी कि जो कांस्टेंट रहती है जब रेजिस्टेंस किसी भी सीरीज में अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपने जो कोई भी रेजिस्टेंस अगर अप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब आप करंट को रोक रहे हो। करंट ही है जो रेजिस्टेंस के लगाने पे बढ़ या कम जाता है, या अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को रोकना है तो रेजिस्टेंस उसी हिसाब से लगा दीजिए, ठीक है। नेम द फैब्रिक जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवलर करके याद रखिए। केवलर जो है वो हमेशा हीट रेजिस्टेंस होती है ये, तो जितनी भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है उसके लिए केवलर को यूज करते हैं। इजीली आएगा नहीं उसमें, बुलेट ना घुसेगी नहीं। आजकल तो पुतिन जी जो है वो भारत में है, तो बढ़िया प्रोटेक्शन वगैरह के साथ पुतिन जी आए हैं और उन्होंने काफी ज्यादा फोन और ये सारी चीजें ना अपनी बढ़िया शोकेस भी की हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में पानी कारगर नहीं होता है। अगर पेट्रोल से आग लगी है तो याद रखना है कि वाटर और पेट्रोल दोनों ही ज्वलनशील, एक तो ये दोनों घुलते नहीं है आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है वो एक लेयर बना दे। पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है, तो आग लगेगी नहीं, मतलब आग बुझेगी नहीं, उल्टा लगेगी ही। इसीलिए कहते हैं ना, जब आग लगी है तो कभी पानी नहीं डाले, है ना। आग लगी है तो रेत डाले, कंबल डाले। किसी आदमी के ऊपर आग लग गई है, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, पानी फेंकेंगे तो वो और ज्यादा फैलेगी, इसीलिए कंबल या रेत डाली जाती है, तो वो एक दूसरे में घुलते नहीं है, इमिसिबल होते हैं। रूबी और सफायर ये किस चीज के ऑक्सीडाइज होते हैं? रूबी और सफायर, माणिक और नीलम। रूबी ऐसे पिंक कलर का होता है, नीलम जो है नीले रंग का होता है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर ये किससे बनता होता है? सैंड एंड सोडियम कार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3, खाना सोडा सॉरी। सीमेंट के मिश्रण को मजबूती से गर्म करने से किस चीज को गर्म करने से बनता है? सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट के मिश्रण को क्या चीज गर्म करने से बनता है? तो यहाँ पे लाइमस्टोन और क्ले याद रखिए। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्ले यहाँ पे हो गया, इनको मिलाने से बनता है क्या? सीमेंट। हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलेमिया किसकी वजह से होता है? अगर पोटेशियम की कमी है तो हाइपोकैलेमिया होगा। कैलेमिया कैलियम से रिलेट करिए, पोटेशियम को केलियम के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये याद रखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये चार आप जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स याद रख लीजिए, K, Mg, Na और Ca। अच्छा देखो, यही वो चार ऐसे चीजें नहीं है जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और यही चारों ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए। सोडियम और पोटेशियम आपकी नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए, और मैग्नीशियम जो है वो ओवरऑल आपकी जो पावर होती है उसको संभालता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने को बनानास खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, वो आपको मैग्नीशियम देता है। मैग्नीशियम अगर आपके शरीर में कम हो तो आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी
और आपकी ऑर्गन्स थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। लोहे की पटरियों और मशीनों के टूटे भाग को जोड़ने के लिए वेल्डिंग में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाउडर। याद रखें, थर्माइट रिएक्शन आप सबको पता होगा। अगर हमें लोहे के या वेल्डिंग अगर हमें करनी होती है, खासकर पटरियों की जब वेल्डिंग करते हैं तो हम एल्यूमिनियम से करते हैं। एल्यूमिनियम एक वेल्डर की तरह काम करता है। हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। अच्छा, ये दोबारा आ गया 25 क्वेश्चन, वहीं पे है, पटरी भी आ गई। बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सरफेस टेंशन। याद रखिए, सतह तनाव। वाटर के द्वारा एक टेंशन या एक सरफेस क्रिएट किया जाता है जो बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक फ्रिक्शन या फिर सरफेस क्रिएट करता है। What are the organisms which feed on the waste or dead bodies of other organisms such as mite and earthworm? ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, ये काफी बार रिपीट कर चुका है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। अगर ये फंगस के लिए आ रहा है तो ऑप्शन सेप्रोफाइट्स होता है, और अगर ये क्वेश्चन आपका फूड चेन के हिसाब से आ रहा है, खाद्य श्रृंखला के हिसाब से, तो डेट्रीटिवोरस करके याद रखिए, डेट्रीटिवोरस करता है। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल को कहते हैं। लिग्निन जो है, लिग्निन और पेक्टोज जो है वो जब हम स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा पढ़ते हैं ना, तब हमारे ये इस्तेमाल होता है, लिग्निन और पैक्टिन, पेक्टोज। नेप्थलीन, नेप्थीन। अच्छा, नेप्थीन जो है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कई सारे ऐसे हिडन क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। एग्जैक्टली तो नेप्थीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नेप्थेन या नेप्थीन करके इसको बोलिए। नेप्थेन को हम साइक्लोएल्केन, माइंडेड साइक्लोएल्केन, ए ऑप्शन, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनमें एक ही रिंग होती है, और जो नेप्थेन्स होते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उनमें ये नेप्थेन पाए जाते हैं। कभी कभार आपने सुना भी होगा कि जो इथेनॉल होती है उसकी मिलावट भी की जाती है ना, तो इसमें नेप्थेन को चेक करके अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि मिलावट क्या की गई है या कैसे की गई है। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और संडे के लिए मैं प्लान कर रही हूँ आपका 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, जहाँ से डेफिनेटली आगे ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने ही जाने हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे, बहुत फास्ट रिवीजन में हेल्प कर रहे होंगे। मैं आपका 1 घंटा या पौना घंटा नहीं ले रही हूँ कि 45 मिनट से 1 घंटा क्लास चल रही है, नहीं। अपने को फिर भी एक्सट्रैक्ट यही करना है, क्वेश्चन से आंसर ही निकालने हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे वीडियोस आएंगे ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एक ही वीडियो में समझा भी, अरे कुछ फायदा नहीं है। अभी एग्जाम चल रहा है तो यू कीप ऑन रिवाइजिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर के साथ आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको हेल्प करेगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आने वाले हैं, टॉपिक सेम पे उठ के आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, और संडे की बहुत ही एक प्यारी सी क्लास होने वाली है, उसको भी देखना है। थैंक यू सो मच।